फाइनली पटवारी की वैकेंसी आ ही गई दोस्तों। वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फाइनली पटवारी की वैकेंसी आ गई है और पटवारी की वैकेंसी के साथ साथ अनेक और बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। इस समय मध्य प्रदेश में भर्तियों की भरमार चल रही है। आबकारी आरक्षक से लगाकर वर्ग 2 वर्ग 3 शिक्षक हो या कांस्टेबल वैकेंसियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज की वैकेंसी हमारी पटवारी के बारे में, उसका पूरा नोटिफिकेशन, पूरे रूल बुक के बारे में आपको बताएंगे। क्या क्या आपका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम सिटी सेंटर, क्या आपकी योग्यता रहने वाली है और किस वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं, सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों जो हमारा नोटिफिकेशन है उसका नाम है समूह 2, जिसमें उप समूह 4 में सहायक सम परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी, उसके साथ ही पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022, उसका दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन है ये। तो दोस्तों इसमें सिर्फ पटवारी नहीं, पटवारी के अलावा आप देख सकते हैं सहायक सम परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर निवेशक, राजस्व अधिकारी और सहायक अग्निशमक अधिकारी की पोस्ट भी है। तो पटवारी के अलावा भी इसमें बहुत सारी पोस्ट है। दोस्तों ये हमारा नोटिफिकेशन है जो फाइनली आ गया है। अब इसके हम इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देखते हैं कि कब हमारा फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, कब हमारी एग्जाम रहने वाली है। तो और दोस्तों हम डेट की बात करें तो हमारी अप्लाई डेट रहने वाली है 5 जनवरी 2023। कब? 5 जनवरी 2023 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों इन्होंने काफी पहले ही पूरा नोटिफिकेशन निकाल दिया है ताकि आप तैयारी शुरू कर दें। नवंबर के महीने में ही इन्होंने जनवरी में आने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए काफी अच्छी सुविधा वाली बात हो जाएगी। तो आपका फॉर्म भरना शुरू होगा 5 जनवरी 2023 से, क्योंकि डेट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी 2 महीने का समय है। जब फॉर्म शुरू होंगे उस समय आपको हम एक बार रिमाइंडर जरूर कर देंगे। और लास्ट डेट रहेगी आपकी 19 जनवरी 2023। कब? 5 जनवरी से आपको फॉर्म भरना शुरू होगा और लास्ट डेट रहेगी 19 जनवरी। साथ दोस्तों करेक्शन की डेट भी है इसमें। करेक्शन की डेट रहेगी आपकी 24 जनवरी। अगर फॉर्म भरने में थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाए तो आपको 24 जनवरी 2023 तक उसको सही भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए एग्जाम डेट। क्या है एग्जाम डेट की? हमारी परीक्षा कब होगी, क्योंकि विषय का काफी बड़ा है सिलेबस और 1-2 सब्जेक्ट इन्होंने चेंज भी कर दिए, तो पढ़ने के लिए समय चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम डेट। तो जो हमारी एग्जाम है वो होने वाली है 15 मार्च 2023 को। कब? 15 मार्च 2023 को हमारी एग्जाम होने वाली है। तो अभी दोस्तों हमारे पास कम से कम 3.5 महीने से अधिक समय है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी और 15 दिन वो, तो 3.5 महीने का समय है। तो तैयारी में जुट जाइए। तो एग्जाम डेट याद रखें 15 मार्च 2023। जहां पढ़ते हो वहां लिख लें कि 15 मार्च 2023 फाइनल पटवारी में सिलेक्शन लेना ही है। तो एग्जाम डेट कितनी होगी? 15 मार्च 2023। फीस की बात करें दोस्तों हम, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा SC ST और OBC, क्या SC ST OBC और जो हमारे जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांग उम्मीदवार, उनके लिए फीस रखी गई है 250 रुपये। कितनी? 250 रुपये। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के 500 रुपये लगने वाले हैं और ST SC OBC और दिव्यांग वालों के लगने वाले हैं 250 रुपये। तो दोस्तों हमने फीस की बात कर ली। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट देखते हैं एज, कि आपकी एज के क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जो आपकी एज की गणना होगी वो होगी 1 जनवरी 2023 को, यानी जिस दिन से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा उसके 4 दिन पहले जो आपकी एज है उसकी गणना होगी 1 जनवरी 2023 को। एज गणना का मतलब है दोस्तों जब 1 जनवरी 2023 तक, कौन सा डेट आप याद रखें, डेट 1 जनवरी 2023 में आप ना तो 18 वर्ष से कम के होने चाहिए, कहेंगे 18 वर्ष से कम के होने चाहिए, यानी कि उस दिन आप 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए, और ना ही 40 वर्ष से अधिक के होने चाहिए। कौन? अगर जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 40 वर्ष और SC ST OBC वगैरह है तो 45 वर्ष। तो अब याद रखें 1 जनवरी 2023 से आपकी एज की गणना की जाएगी। चलिए हम देखते हैं एज क्या रहने वाली है। तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक विकर सेक्शन रहने वाले हैं उनके लिए एज रहने वाली है 18 से 40। कितनी? 18 से 40 वर्ष। इसके अलावा जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, इसके अलावा ऑल कैटेगरी फीमेल, होम गार्ड और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो मध्य प्रदेश शासन में पहले से काम कर रहे हैं उन सभी के लिए रहेगी 18 से 45 वर्ष। उनको यानी कि 5 साल की छूट दी गई। जनरल ईडब्ल्यूएस को 18 से 40, तो इनके लिए 18 से 45। अगेन मैं रिपीट कर दूं, आप सुन लीजिए। SC ST OBC जितने भी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे वो जनरल ईडब्ल्यूएस किसी से भी हो, और होम गार्ड्स जो है मध्य प्रदेश के नगर सैनिक है, उन सभी के लिए 18 से 35 साल की उम्र इसमें देखी गई। दोस्तों एज का क्राइटेरिया है। दोस्तों जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा होता है उसकी मिनिमम एज 18 हो जाती है और अधिकतम एज तो काफी है इसमें 45 साल तक है। तो फॉर्म भरने लायक तो लगभग सभी है। अब दोस्तों हम थोड़ा सैलरी की बात करते हैं। इस वैकेंसी में आपको मैं सैलरी पहले बता देता हूँ। तो सैलरी दोस्तों आपकी 20,000 प्लस रहने वाली है और ग्रेड वगैरह मिलकर आपको, महंगाई भत्ता वगैरह मिलकर आपको इन हैंड 25,000 संभावना रहने वाली है, क्योंकि ग्रेड पे कितना है 2100 रुपये आपका इसमें ग्रेड पे रहने वाला है। तो काफी अच्छी सैलरी है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितने रहने वाली है। तो दोस्तों टोटल पोस्ट इसमें रहने वाली है 3,555। कितनी?
3,555 इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है। और अगर सिर्फ पटवारी की बात करें तो पटवारी के लिए रहने वाली है 2,736, कितनी, यानी कि 2,736 पोस्ट आपको सिर्फ पटवारी के लिए मिल रही है। और ओवरऑल जिसमें सहायक संपरीक्षक आ गया, निवेशक आ गए, राजस्व अधिकारी आ गए, अग्निशमन अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 355, और सिर्फ पटवारी की कितनी है 2,736। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता की, कि क्या आपका क्वालिफिकेशन और योग्यता इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों जितने भी पोस्ट है ना, ये जितनी हमने लिख रखी है, संपरीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, पटवारी, अग्निशमन अधिकारी, सभी के लिए योग्यता एक जैसी है और पेपर भी एक जैसा ही होगा, है ना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप अगर एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, यानी कि आप अगर पटवारी के साथ साथ जनसंपर्क अधिकारी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक से अधिक पोस्ट का भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ कर दिया है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, एक से अधिक पोस्ट भी आप चयनित कर सकते हैं। अब दोस्तों योग्यता देख लेते हैं। तो योग्यता इसमें आपकी रहने वाली है, पहले तो ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपका नॉर्मल स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। और भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा है कि आपका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर रनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा कंप्लीट है। अगर आपके पास फाइनल ग्रेजुएट की डिग्री आ गई है तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन जो कोई मान लो 6th सेम में है, 5th सेम में, तो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएशन के अलावा इसमें एक और आपका क्राइटेरिया है, वो है सीपीसीटी का एग्जाम। क्या है? जिसमें हिंदी टाइपिंग आती है। तो दोस्तों इसमें इन्होंने काफी छूट दे रखी है। अगर आपने अभी तक सीपीसीटी एग्जाम पास कर लिया तो ठीक है, अगर आपने सीपीसीटी एग्जाम पास नहीं किया तो कोई जरूरत नहीं है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मान लो पटवारी बन गए, उसके बाद भी आपको 3 साल का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। कितने साल का? तो सीपीसीटी एग्जाम पास करने के लिए आपको 3 ईयर दिए जाएंगे, 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर आपको सीपीसीटी पास करके देना है, तो आपका सिलेक्शन पहले पक्का है। यानी कि ऐसा नहीं है, निराश ना हो कि हमने अभी तक सीपीसीटी का एग्जाम नहीं दिया या हम सीपीसीटी का एग्जाम पास नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप फॉर्म बिल्कुल भर पाओगे। फाइनल सिलेक्शन होने के भी 3 साल बाद तक आपको समय दिया जाएगा। अगर 3 साल में आप पास नहीं हुए तो अलग विषय है, लेकिन 3 साल का सीपीसीटी में एग्जाम है। तो सीपीसीटी को तो अभी के लिए आप भूल ही जाइए। मतलब सीपीसीटी के लिए अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिए तो अभी आप भूल ही जाइए। अभी आप मेन पटवारी में सिलेक्शन पर अपना ध्यान दीजिए, सीपीसीटी पटवारी के बाद पास कर लेना, है ना। तो योग्यता आप समझ रहे हो, ग्रेजुएट और साथ में सीपीसीटी का एग्जाम जिसमें हिंदी टाइपिंग। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है। पटवारी का हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पटवारी में ओबीसी के लिए कितनी है, जनरल वालों के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, साथ ही एक्स सर्विस में जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए कितनी पोस्ट है। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेल फीमेल लिख दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य अनारक्षित जनरल वालों के लिए। तो जो हमारे पुरुष उम्मीदवार है मेल, उनके लिए टोटल पोस्ट रहने वाली है 487, कितनी? 487, 487। और जो फीमेल है उनके लिए रहने वाली है 220। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो उनके लिए मेल में रहने वाली है 135 और फीमेल में रहने वाली है 51, कितनी? 51 पोस्ट उनके लिए रहने वाली है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की बात करें तो मेल को रहने वाली है 316 और फीमेल को रहने वाली है 142, यानी कि 142। शेड्यूल कास्ट की बात करें मेल में तो 189, 190 रहेगी और फीमेल के लिए 75 यानी कि 75 पोस्ट रहने वाली है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें हम मेल में तो 302 पोस्ट, कितनी? एसटी से ज्यादा पोस्ट एसटी वालों के लिए, एसटी से ज्यादा पोस्ट किसके लिए? एसटी वालों के लिए। जहां मेल में 189 तो यहाँ पर कितनी है? 302 पोस्ट है और फीमेल के लिए कितनी है? 133, यानी कि इस बार एसटी का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। साथ ही अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो मेल के लिए रहने वाली है 173, कितनी? 173 और फीमेल की रहने वाली है 30 पोस्ट। तो दोस्तों आप ये कैटेगरी वाइज पोस्ट समझ गए होंगे। और जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है हमने सिर्फ काय के लिए बताई है आपको? पटवारी के लिए। जो बाकी पोस्ट है उसके लिए मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि मेन इसमें एमपीबीएस जो मेन हमारा रहने वाला एमपीबीएस वो काय पे रहने वाला है? पटवारी पर। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब आपको मैं थोड़ा सा आरक्षण बता देता हूँ, क्योंकि वैकेंसी तो काफी पहले आ जाती, लेकिन मेन तो आरक्षण का ही फंडा था। आरक्षण की वजह से वैकेंसी अटकी हुई थी, तो अब इन्होंने आरक्षण के बारे में क्लियर कर दिया है। तो आप आरक्षण देख लीजिए। ओबीसी वालों को मिलने वाला है 27%, कितना? 27%। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट को मिलने वाला है 16%। एसटी वालों के लिए रहेगा 20%। और जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर है जनरल वाले भाई ईडब्ल्यूएस, उनके लिए रहने वाला है 10%। तो दोस्तों आरक्षण का फंडा है ओबीसी को 27, एससी को 16, एसटी को 20 और ईडब्ल्यूएस को 10%। तो आरक्षण का फंडा इस बार क्लियर हो गया है। तो आरक्षण के हिसाब के ना तो रिजल्ट अटकेगा ना आपकी नियुक्ति अटकेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो वैकेंसी मिशन मोड में आएगी और मिशन मोड में ही एग्जाम भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा और आप पटवारी भी बनेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम और सिलेबस को। तो दोस्तों आपका एग्जाम और सिलेबस में इसमें थोड़ा कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, परीक्षा सेम टू सेम होने वाली है, बस थोड़े से सब्जेक्ट बदल दिए। 1-2 सब्जेक्ट कम कर दिए और 1-2 सब्जेक्ट बढ़ा दिए, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि समय बहुत है। अगर मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि मान लो यहाँ पर 5 जनवरी को अगर फॉर्म भरना और अगर 1 जनवरी को ही नोटिफिकेशन आता तो हमारा थोड़ा चिंता का विषय होता है कि हम नए हमारे विषय ऐड किए उनको कैसे पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने बहुत पहले से, यानी कि 1-1.5 महीने पहले से ही हमें को बता दिया है कि आपका फॉर्म भरने वाले हैं और सब कुछ इन्होंने पहले से क्लियर कर दिया। तो मतलब आपको पढ़ने के लिए इन्होंने टाइम दे दिया। तो जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं उनसे आप घबराए नहीं
क्योंकि आपको उसके साथ साथ टाइम भी दिया है, नए सब्जेक्ट अगर दिए हैं इन्होंने तो नया टाइम भी दिया है और एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है। तो दोस्तों आपका इसमें पहले जैसे पेपर एक ही होगा, यानी कि आपका एक पेपर होगा जो कि 2 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में? पार्ट ए और पार्ट बी में होगा एक पेपर होगा। और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 200 क्वेश्चन पहले आते थे, 200 क्वेश्चन ही इस बार आएंगे। तो पेपर आपका एक होगा जो कि 2 पार्ट में होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट एक में। पार्ट एक में आपके कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका रहने वाला जनरल साइंस। तो जनरल साइंस आप पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरल साइंस हो गया आपका पहला। दूसरा हमारा रहेगा हिंदी। हिंदी पहले भी आता था, हिंदी अब भी आ रहा है। चेंज दोस्तों हुआ है तो वो है इंग्लिश में। काय में? इंग्लिश में। तो दोस्तों 3 महीने काफी होते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आप अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दें। ये एक नया सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किया है, क्या है? इंग्लिश। और मैथ से तो पहले भी आता था, तो मैथ से तो अब भी आ रहा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 10-12 तक का ही लेवल का मैथ्स आपको इसमें आने वाला है। तो पार्ट 1 में आपके कौन कौन से विषय आएंगे? वो आएंगे विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। नया सब्जेक्ट कौन सा ऐड हुआ है? इंग्लिश। जो हमारा पार्ट 2 रहने वाला है पेपर का, उसमें क्या क्या आएंगे? तो उसमें दोस्तों आपको आएंगे कंप्यूटर विषय से प्रश्न। कंप्यूटर पहले भी आता था, कंप्यूटर अब भी आ रहा है, तो कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग इसमें आपके लिए नया है क्योंकि पहली बार ऐड हुआ है। तो रीजनिंग में भी काफी समय, यहाँ चैप्टर नहीं है, 20-25 चैप्टर होते हैं, आप आसानी से निपटा लीजिए। 1 महीने में एक बार आप रीजनिंग कोर्स करके फिर 3 बार उसका रिविजन भी कर सकते हैं, इतना इन्होंने आपको टाइम दिया है। और एक दोस्तों मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो दोस्तों ये भी एक नया सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किया है। तो पार्ट 2 में रीजनिंग और मैनेजमेंट दोनों आपके लिए इसमें ऐड किए हैं। लेकिन दोस्तों ऐड करने के साथ ही इन्होंने एक जो पंचायती राज रहता है उसको हटा भी तो दिया है, यानी कि सिलेबस थोड़ा कम भी हुआ है, थोड़ा बढ़ाया है। तो दोस्तों सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक सब्जेक्ट अगर इन्होंने गायब कर दिया, हटा दिया, तो दूसरा ऐड कर दिया है। तो इसमें पंचायती राज पूरा हट गया है और दूसरे क्या गया है? मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। और लास्ट में हमारा दोस्तों जनरल नॉलेज, जो मध्य प्रदेश और भारत का रहने वाला है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें, पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर आने वाला है, रीजनिंग, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और जीके आने वाला है। दोस्तों भारत का जीके पढ़ने के लिए आप लुसेंट की पूरी बुक पढ़ लें और उसका जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो पढ़ लें तो काफी अच्छी रहेगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए ये हमारे पास एक मध्य प्रदेश की 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ वाली बुक है। तो इसके मैं डेली वीडियो बनाकर आपको चैनल पर अपडेट करूंगा, चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम जब तक परीक्षा नहीं होगी उसके पहले हम 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न विषयवार, यानी कि भूगोल के अलग, जनसंख्या से अलग, कला संस्कृति का अलग, त्योहारों के अलग, किले का अलग, इस हिसाब से मैं अलग अलग आपको क्विज बना कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जो बुक है मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा सभी, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश लोक सेवा तक के लेवल के में हम ऑब्जेक्टिव आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए हमारे। अब दोस्तों जो हमारा पार्ट 1 है जिसमें 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि टाइम। तो दोस्तों आपको टाइम रहेगा इसमें 3 घंटे का। कितना? 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और मार्क्स कितने रहेंगे? 200। यानी कि दोस्तों जो आपका पेपर रहेगा 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा। और टाइम कितना रहेगा? 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट आपको दिए जाएंगे 200 प्रश्न के लिए। तो काफी अच्छा टाइम है। और साथ ही एक और बात जो अच्छी है इसमें नोटिफिकेशन में बता दिया गया है वो है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप 200 क्वेश्चन पूरे अटेंड कर सकते हैं। अगर मान लो नहीं भी याद है तो आप तुक्का लगा सकते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन लग रहा है हाँ ये हो सकता है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई इसमें टेंशन ही नहीं है। तो थोड़ा सा एग्जाम और सिलेबस एक बार और आपको बता देता हूँ। पेपर एक ही होगा जो कि 2 भाग में होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्ट 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और मैथ्स रहने वाला है। तो पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर, रीजनिंग, प्रबंधन और जीके रहने वाला है। तो ये हमारा कंप्लीट एग्जाम और सिलेबस है। अब दोस्तों इन्होंने चैप्टर वाइज मेंशन नहीं किया, वरना मैं आपको चैप्टर वाइज भी बता देता, लेकिन जो नोटिफिकेशन रूल बुक है उसमें चैप्टर वाइज नहीं है, तो इसलिए हमने आपको वो नहीं बताया। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम सेंटर की। दोस्तों इसमें आपके मध्य प्रदेश के जो 12 शहर है, 12 जिला मुख्यालय है, वहाँ पर आपका एग्जाम होगा। तो आपके ऑनलाइन एग्जाम सेंटर रहेंगे। पहला हो जाएगा हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, फिर हो जाएगा जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा और रीवा। दोस्तों जितने भी एग्जाम सेंटर अच्छी तरह से रेल से कनेक्टेड है, बस सुविधा से कनेक्टेड है, तो आपको एग्जाम सेंटर तक भी पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी आप एग्जाम सेंटर का चयन करें तो जो जिला आपको सबसे पास पड़ता है, मान लो कि आप उज्जैन के हैं, उज्जैन जिले के हैं, शाजापुर जिले के हैं, देवास जिले के हैं, तो आप अपना एग्जाम सेंटर को कहाँ पर प्रेफर करेंगे? वो करेंगे आप उज्जैन को। इसी प्रकार आप मान लो विदिशा से या सीहोर जिलों से हैं तो आप कहाँ पर लेंगे अपना एग्जाम सेंटर? भोपाल। तो अभी जो आपको पास पड़े और आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। और दोस्तों जो हमारा एग्जाम होगा 15 मार्च को 2 पाली में होगा, यानी कि एक ही दिन रहने वाला है। अगर फॉर्म ज्यादा आ जाएंगे तो फिर वो नया शेड्यूल निकाल देंगे, लेकिन 15 मार्च से शुरू हो जाएगा और सिर्फ 2 पाली, प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में आपके पेपर होंगे। तो एग्जाम सेंटर में आप समझ गए, एग्जाम सेंटर जो आपके सबसे करीब पड़ता है उसको आपको उसमें चयनित करना है। टोटल 3 ऑप्शन आएंगे। मान लो आप देवास जिले से हैं तो पहले उज्जैन डाल दीजिए, फिर इंदौर डाल दीजिएगा, फिर देख लीजिए कौन सा आपको जगह पास पड़ रहा है। रतलाम पास पड़ रहा है, रतलाम, मंदसौर पास पड़ रहा है तो मंदसौर। ये दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम सेंटर का आपको रहने वाला है। एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होगी।
अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इन्होंने जो विषयवार है उसमें प्रश्न नहीं बताए हैं कि किस इस विषय से इतने प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी हम दोस्तों देखें तो 8 विषय हैं और 200 प्रश्न हैं। कितने टोटल 8 सब्जेक्ट हैं और 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस हिसाब से मेरे को लगता है कि एक विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है एक विषय से आपको कितने प्रश्न आएंगे, 25। तो 8 विषय से आपको टोटल से 200 क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि जनरल साइंस से भी 25, तो कंप्यूटर से भी 25, रीजनिंग से भी 25, है ना। ये यहाँ तक मेरा मानना है। एक और बात दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो इंडियन नेशनल होगा और मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा वही इसमें फॉर्म भर सकता है, बाकी स्टेट वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। थोड़ा मध्य प्रदेश वालों के लिए थोड़ा राहत का कार्य किया है ये, तो उसमें कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, क्योंकि बाहरी स्टेट वाले ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं और वो भी कुछ वैकेंसियाँ ले जाते हैं। तो इस बार क्या है, सिर्फ इंडियन नेशनल होना चाहिए और मतलब भारत का नागरिक हो और मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। साथ इस बार नेपाल भूटान वालों को लिए भी कोई छूट नहीं है, उनको भी फॉर्म भरना अलाउ नहीं किया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का मूल निवासी। लेकिन अगर आप दोस्तों मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और मान लो आपने अपना ग्रेजुएशन राजस्थान से किया है, गुजरात से किया है, बिहार से किया है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, चाहे आपने एजुकेशन पूरे भारत में कहीं से भी ली हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वरना आप सोचे कि हमने तो बाहर राज्य में जाके पढ़ाई करी थी, हम कैसे फॉर्म भरेंगे। तो आपकी जो डिग्री है स्नातक की उसका कोई फंडा नहीं है, बस आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। पढ़ाई आपने कहाँ से भी करी हो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, और आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं या वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैं आपको कंप्लीट करा के देने वाला हूँ। 1-2 दिन से ही आपको रोज आधे घंटे की क्लास, आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें हम रोज 50 से 100 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको आने वाली परीक्षा में काफी अच्छा होगा, क्योंकि एमपीजीके के भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, एमपीजीके का वेटेज भी इसमें रहने वाला है। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं तक था, इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।